आसमान में चांद की रोशनी बिखरी पड़ी थी। बसंत का मौसम होने के कारण पेड़ पौधे हरे भरे खूबसूरत नजर आ रहे थे। रश्मि और राधिका आधे रात के वक्त सोसाइटी कंपाउंड में बैठकर बातें कर रहे थे। उस वक्त राधिका के हाथ में किताब थी। राधिका हर वक्त कोई ना कोई बुक पढ़ते रहती थी। राधिका को जो पढ़ने में मज़ा आता था वो मोबाइल चलाने में नहीं आता था। रेशमी जैसे मोबाइल के बिना नहीं रह सकती थी, वैसे ही राधिका भी किताब के बिना एक पल नहीं रह पाती थी। जो मज़ा किसी चीज़ को विजुअल देखने में है वो पढ़ने में कहाँ। पढ़कर जो मज़ा रोमांस, डर, सस्पेंस को फील किया जा सकता है ना, वो देखकर नहीं आता। आज तक तुझे कोई जीत पाया जो मैं जीतूंगी। चल अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। दोनों घर जा रहे थे तभी राधिका की नज़र एक किताब पर पड़ी जिस पर गोल्डन कलर का कवर था। कवर के ऊपर एक अजीब सी आकृति बनी हुई थी। राधिका उस किताब को उठाने के लिए झुकी ही थी। रेशमी ने उसे रोक लिया। तू भी यार, क्या रास्ते में से किताब उठाने लगेगी क्या? चल घर चल। रेशमी के कहने पर राधिका उस किताब को वहीं छोड़कर आगे चलने लगी, मगर ना जाने उस किताब में ऐसा क्या आकर्षण था कि राधिका मुड़ मुड़ कर उसे देख रही थी। तभी उस किताब पर एक अजीब सी आकृति चमकने लगी। अगले दिन जब राधिका सोकर उठी तो किताब उसके पलंग पर थी। यह देख राधिका बहुत हैरान हो गई। उसने बाद में पढ़ने के लिए किताब को उठाकर अपने बुक शेल्फ पर रख दी और अपने रोज के काम करने लगी। तभी उसके फ़ोन पर रश्मि का अचानक फ़ोन आया। राधिका सोच में पड़ गई कि रश्मि का सुबह सुबह कॉल क्यों आ रहा है। रश्मि थोड़ा घबराई हुई थी। राधिका को बताने लगी कि तुझे नहीं पता कि कल हमारे कंपाउंडर में रात के चौकीदार की हत्या हो गई। राधिका ये बात सुनते ही घबरा गई, क्योंकि कल देर रात तक हम लोग भी कंपाउंडर में ही बैठे थे। रश्मि और राधिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चौकीदार की हत्या किसने की, और दोनों बहुत घबराए हुए थे। रश्मि और राधिका समय से पहले घर आ गए थे। नीचे ये कंपाउंडर के लोग चौकीदार की हत्या को लेकर बहुत सी बातें बना रहे थे। राधिका रेशमी को किताब के बारे में कहते हुए राधिका रेशमी को किताब के बारे में बताने वाली थी। तभी रेशमी के घर की घंटी बजी और रेशमी ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखकर राधिका जैसे ही पलटी तो वो किताब उसके पीछे ही थी। राधिका देखकर डर गई, क्योंकि राधिका ने इस किताब को बुक शॉप पर रखा था। राधिका उस किताब को उठाकर देखने लगी तो उसके रूम में हलचल हो रही थी। राधिका को यह सब बहुत ही अजीब लगा। वो सम्मोहित होकर उस किताब को पढ़ने लगी। उस किताब के काले अक्षर अब धीरे धीरे लाल हो रहे थे और देखते ही देखते राधिका का शरीर सफ़ेद और निष्कर्ष हो गया। शाम को राधिका का पति जब घर लौटा, बहुत देर घंटी बजाने के बाद भी राधिका ने दरवाज़ा नहीं खोला। राधिका के दरवाज़ा न खोलने पर उसका पति यहाँ सोचने लगा कि राधिका कहीं बाहर गई है। सोचते हुए उसने अपने चाबी से दरवाज़ा खोला तो देखा राधिका की लाश पड़ी। राधिका, ये क्या हो गया तुम्हें? किसने तुम्हारा ऐसा हाल किया? ये कहकर चीखने लगा। उसकी चीख सुनकर सोसाइटी के कुछ लोग इकट्ठे हो गए। सभी आपस में बातें करने लगे। हमारे सोसाइटी को बने 10 साल हो चुके हैं, लगभग आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। पिछले 24 घंटे में खून, ना जाने किसकी नज़र लग गई है हमारे सोसाइटी को। तभी रश्मि वहाँ आ जाती है। राधिका की लाश से थोड़ी दूर वो किताब उसे दिखाई देती है। पहले तो वह हैरानी से किताब की ओर देखती है, फिर चुपचाप उसे उठाकर अपने पास रख लेती है। रात को किताब को अपनी अलमारी में रख देती है। आधी रात के वक्त उस अलमारी का दरवाज़ा बजने लगता है। रेशमी सोचती है इस वक्त दरवाजे पर कौन है, वो घंटी बजाने के बजाय दरवाज़ा क्यों बजा रहा है। रेशमी डोरबेल खोलने जा रही थी तो अचानक उस अलमारी का दरवाज़ा खुल जाता है और उसमें से किताब निकलकर बाहर आई। वो किताब उसके आसपास उड़ रही थी। रेशमी डर जाती है। तभी कहती है, कौन है वहाँ पर? मुझे डराने की कोशिश मत करो, मेरे सामने आओ। रेशमी के कहने पर देखते ही वो किताब बड़ी हो गई और उस किताब पर बना अजीब सा चेहरा बोलने लगा, मुझे वापस वही जगह पर छोड़कर आओ, वरना हर जगह सिर्फ तबाही होगी। जो कोई भी इस किताब को अपने पास रखेगा या पढ़ेगा उसकी मौत निश्चित होगी। इस किताब को वापस उसी जगह पर छोड़ दो, छोड़ाओ। अजीब सी आवाज़ सुनकर रश्मि डरकर उड़ गई। वो पूरी तरह से पसीना पसीना हो गई थी। उसने वो अलमीरा खोलकर देखा तो किताब सामने थी और उस पर बना हुआ वो फेस मुस्कुरा रहा था। डरते हुए रश्मि ने अलमीरा तुरंत बंद कर दी
लेकिन सुबह रेशमी उस किताब को मंदिर में लेके जाने लगी। मंदिर के भीतर जाने की बजाय वो किताब हवा में उड़ने लगी। तभी गांव के लोग भी डर गए और कहने लगे, ये क्या हो रहा है, कौन लाया ये किताब। किताब देखकर वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। तभी पंडित जी एक लाल कपड़ा और गंगा जल लेकर वहाँ पास आए। उन्होंने किताब में गंगा जल डाला और फिर लाल कपड़ा ढककर उस किताब को उठा ले गए। पंडित कहते हैं, इसे कहाँ से ले आए हो, क्या है ये। पंडित जी की पूछने पर रेशमी ने उसे सारी कहानी सुना दी। पंडित कहते हैं कि आगे की किताब को पढ़ने के बाद ही इसका रहस्य हमें पता चलेगा। पंडित जी, उस सपने का क्या, जिसे मैंने सपने में देखा था, इस किताब को पढ़ने वाले की मृत्यु हो जाती है। वैसे तो न जाने ये किताब कितने लोगों का विनाश करेगी। इसे नष्ट करने का उपाय मुझे इसी के अंदर मिलेगा। लोगों की भलाई के लिए पंडित की जान भी चले जाए उसे मंजूर था। पंडित जी रेशमी को सुबह मंदिर के आंगन के पास बुलाते हैं और कोई ना कोई रास्ता निकालने की बात करते हैं। पंडित जी को किताब देकर रेशमी अपने घर आ गई। रेशमी को सुबह होने का इंतज़ार था। जब वो मंदिर में पहुंची तो वहाँ भीड़ इकट्ठा थी। कल रात ही पंडित जी की मौत हो चुकी थी। वो भागकर उनके कमरे में गई तो वहाँ पर किताब और एक खत मिली। बेटा लक्ष्मी, जब तक तुझे खत मिलेगा तब तक शायद हम मर चुके होंगे। इस किताब को नष्ट करने का केवल एक ही उपाय है। आने वाली पूर्णिमा 100 साल के बाद धरती, ग्रह, चंद्रमा सभी एक रेखा में होंगे। तब रात के 12 बजे बीच जंगल में गड्ढा खोदकर इसे दबा देना और पीछे मुड़कर मत देखना। इस कार्य में बहुत बाधा है। ध्यान रखना, तब तक इस किताब को लाल कपड़े में बांध कर रखना। पंडित जी के कहे अनुसार रेशमी लाल कपड़े में उस किताब को बांध कर रखती है और फिर पूर्णिमा की रात उस किताब को लेकर वो जंगल में चले जाती है। पंडित जी के कहे अनुसार वो गड्ढा खोदती है। उनके पैर भी ज़मीन में धंसने लगते हैं। रेशमी बचाओ बचाओ करके आवाज़ लगाने लगती है। तभी वो मन ही मन भगवान को याद करती है, और आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं प्रभु, कहते हुए वो ओम नमः शिवाय का जाप करने लगती है। ओम नमः शिवाय का जाप करने के बाद भी वो धीरे धीरे ज़मीन में फिर भी धंसते चले जा रही थी। उसने अपना काम फिर भी जारी रखा और उसने उस किताब को गड्ढे में डाल दिया। जैसे जैसे वो किताब में मिट्टी डाल रही थी वैसे वैसे वो ऊपर आ रही थी। उसने किताब को दफनाकर अपने साथ लाया हुआ पीपल का पौधा उस किताब के ऊपर लगा दिया। अब तुम हमेशा के लिए इस धरती के भीतर शांति से रहना।